मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 26 सही से अच्छे से लेबल कीजिए। डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज फिर से हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। लिखा है, प्यारे बच्चों, पिछले कुछ कार्य पत्रिकाओं से हमने प्रमुख मुगल सम्राटों और उनके कार्यकाल के दौरान के प्रमुख अभियानों और घटनाओं के बारे में जाना। यानी पिछले कुछ समय से हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि भाई सबसे पहले कौन आए मुगल सम्राट में, फिर उनके बेटी कौन हुए, किस तरह से उन्होंने शासन चलाया, क्या उनकी सैन्य पावर थी, है ना। ये सारी चीज़ें जानी। आइए अब उनकी प्रशासन की नीति के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करते हैं। शुरुआत में मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। यानी कि मुगल जो थे वो उनके खिलाफ रहे, जिन्होंने कहा कि भाई हम आपकी गुलामी नहीं करेंगे। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली, है ना। वही लोग जो पहले इनकार कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि मुगल ताकतवर हो चुके हैं तो उन्होंने खुद ब खुद उनकी जो शासक थे वो चीज़ें मान ली कि ठीक है हम आपकी सत्ता में रहेंगे। जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के समुदायों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। ठीक है, जैसे जैसे एरिया बड़ा होता गया वैसे वैसे काम भी शुरू होते गए। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की यानी कि तुरानसी से थे, लेकिन अब इस छोटे से के साथ साथ उन्हें शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों और राजपूत, मराठों और से अन्य समूह को भी सम्मिलित किया। पहले तो वो सारे लोग तुर्की यानी तो तुरान वाले जो थे उन्हें ही बुलाते थे, लेकिन जैसे जैसे बात बढ़ती गई, शासन बड़ा होता गया, वो वहाँ से कितने लोगों को बुला सकते थे। तो उन्होंने यहाँ के भारतीय मुसलमानों को, अफगानों को, राजपूतों को, इनको भी करना शुरू कर दिया। अब क्या लिखते हैं देखिए, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए। यानी कि जो लोग उनके अंदर आए उनको हम लोग ने क्या कहा, मनसबदार कहा गया। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिला हुआ हो। ठीक है, ये सब आपके उर्दू और फारसी के वर्ड है। मनसब से बना है ये मनसबदार। ठीक है, जो किसी मनसब पे किसी एक पोस्ट पे फाइज हो। ये मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी। यानी एक श्रेणी व्यवस्था थी जिसके ज़रिए 1 पद, 2 वेतन और नंबर 3 सैन्य उत्तरदायी निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर था। कितने लोग हैं, कितने व्यक्ति हैं, जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उनके वेतन भी क्या करते थे, उतने ही अधिक होता था। 5,000 जात वाले अभिजात का दर्जा 1,000 जात वाले अभिजात से ऊंचा था। ठीक, जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखना पड़ते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्यवाहों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। आई बात समझ में। तो मतलब ये नहीं था कि कोई भी मुंह उठा के आ जाए और कुछ भी मांग ले उसे मिल जाएगा। बाकायदा तौर पर पूरा प्रोसेस होता था। ठीक है, जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं, अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर। ठीक है, ये सारे उसके सवार हैं, ये मनसबदार है और यहाँ पे ये अभियान चल रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ देखिए आगे लिखा, मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे जिन्हें जहागीर कहते थे। यानी मनसब को जो वेतन मिलता था वो जहागीर के रूप में मिलता था और जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न और अपने जहागीरों पर नहीं रहते थे और ना ही उन पर शासन करते थे। ठीक है, यानी जो चीज़ उन्हें मिल रही है ना वो उस पर रहते थे और ना ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जहागीर से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था। ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे। यानी वो स्वयं नहीं जाते थे, उनके नौकर जाते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में क्या करते थे, रह रहे होते थे, सेवारत रहते थे। ठीक है, अकबर के शासनकाल के दौरान और यहाँ औरंगज़ेब के शासनकाल के दौरान
तो अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए लिखा है 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवती करते थे। यहाँ पे 5000 जात के पदवती मनसबदार की संख्या 79 हो गई थी, यानी बढ़ गई थी। यहाँ देखिए लिखा है जहागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के बराबर हो सके। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या था, मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि के कारण उन्हें जहागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जहागीर की संख्या में कमी आ गई थी। फलस्वरूप कई जागीरदार पर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितनी राजस्व वसूल कर सकते हैं कर ले। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया था। इस कारण किसानों को अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था कि औरंगजेब के आते आते ख़जाना खाली हो चुका था, सारी जागीर लूट चुकी थी। अब यहाँ लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 लिखा है मनसबदार और जागीरदार में क्या संबंध था। तो देखिए अब इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि जागीर मनसबदारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। ठीक है, इसको राजस्व कहते थे। ठीक है, मनसबदार को जागीर से राजस्व वसूल करना पड़ता था, हालांकि इसमें रहने के लिए उन्हें मना किया जाता था। ठीक है, कर लेंगे। अभी आपका अगला क्वेश्चन लिखा है मुगलों के लिए केवल तुरानी या ईरानी ही नहीं बल्कि विभिन्न पृष्ठभूमि के मनसबदारों की नियुक्ति क्यों महत्वपूर्ण थी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे मुगल साम्राज्य का विस्तार विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों में हुआ था, इसीलिए मुगलों के लिए ये महत्वपूर्ण था कि वे अपने प्रजा को उनके साथ सहज बनाने के लिए विभिन्न न्यायिकों को भर्ती करें। इसीलिए उन्होंने अलग अलग तरह के अलग अलग लोगों को भर्ती किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने अपने तुर्की वगैरह के लोगों को ही भर्ती किया हो। ठीक है, यह देखिए लास्ट आंसर है। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का घोतक था तो सवाल क्या दिखता था। तो चलिए देखते हैं आंसर। आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि जात जो है वो मनसबदार के पद को निर्धारित करता था और उसके वेतन को निर्धारित करता था, जबकि अगर हम सावर की बात करें तो वो घुड़सवारों की संख्या को निर्धारित करता था। ठीक है, कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।